जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आज के डिफेंस अपडेट के वीडियो में मैं आप लोगों को जिन महत्वपूर्ण न्यूज़ों के बारे में बताऊंगा उनमें टर्की के अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके MQ-9 अनमैन एरियल व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले नया इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम और रशिया के न्यूक्लियर सबमरीन से शुरू करके LRASM मिसाइलों को लेके लॉकहीड मार्टिन और थेल्स के बीच में हाल ही में हुए समझौते तक शामिल है। तो डिटेल में इन विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि टर्की को अमेरिका द्वारा F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया। पर टर्की को F-35 से बाहर निकालने के बाद टर्की द्वारा 2023 को एक टारगेट के तहत रखा गया है ताकि इस साल टर्की अपना पहला अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप का फर्स्ट फ्लाई कर पाए। टर्किश कंपनी बायकर के CTO मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सेल्कुक बेकरतार के बयान के मुताबिक टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकालना एक तरीके से टर्की के लिए एक नुकसानदायक घटना हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये टर्की के इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए सुनहरा ऑप्शन बनेगा। इवन उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि कंप्यूटर से चलने वाले ऐसे सिस्टमों में जिन सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें हमारा कोई भी भागीदारी नहीं होता है और इस वजह से हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं होता। इवन ऐसे सिस्टमों की वजह से भविष्य में पायलटों के द्वारा टारगेट चुनने में मुश्किलें भी आ सकता है और हमें इंडिपेंडेंटली काम करने का आजादी भी नहीं रहेगा। मतलब दोस्तों, एक तरीके से उनका कहना यह था कि F-35 प्रोजेक्ट के अंदर अगर टर्की रहता और F-35 एयरक्राफ्टों को हासिल करता तो ये आने वाले समय में इंडिपेंडेंटली इन एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल के ऊपर अमेरिका का चेक एंड बैलेंस रहता और एक तरीके से टर्की बिना अमेरिका के मर्जी के इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। पर उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि टर्की द्वारा अपना खुद का सिस्टमों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। टर्की ऑलरेडी अलग अलग तरीके के अनमैन एरियल व्हीकलों का डेवलपमेंट कर चुका है, जिनमें बैराक्टार TB2 और अनका जैसे अनमैन एरियल व्हीकल शामिल है और इसका इस्तेमाल लीबिया, सीरिया और नगानो कराबाग जैसे लड़ाइयों में भी हो चुका है। और इस तरीके के सिस्टमों के डेवलपमेंट से मिला हुआ एक्सपर्टीज टर्की को अपना खुद का सिस्टम डेवलप करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। इवन दोस्तों, टर्की के एक्सपर्टों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि F-35 प्रोजेक्ट से टर्की को बाहर निकालने के बाद टर्की द्वारा अपना खुद का बनाए जाने वाले TFX फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को तेज गति किया गया है और संभावित इसमें इस्तेमाल होने वाले जेट इंजन को टर्की द्वारा 2023 तक डेवलप कर लिया जाए और एयरक्राफ्ट का पहला उड़ान 2025 में हो। इवन दोस्तों, टर्की के एक्सपर्टों के तरफ से बढ़ चढ़ के यह भी बयान दिया गया है कि अगर अमेरिका और टर्की के बीच में F-35 के डील होता तो टर्की द्वारा महीने में 2 F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस किया जाता। और उनका यह भी कहना है कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात लाइसेंस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और इन दोनों राइट्स के बिना टर्की F-35 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन टर्की के पास इतना क्षमता है कि ऐसे एयरक्राफ्टों को टर्की बना सके। दोस्तों, अब चलिए वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों में इस्तेमाल होने वाले नया इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टमों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में MQ-9 रीपर रिमोट पायलट एयरक्राफ्टों को पहली बार की तरह रीपर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टमों के साथ फ्लाई किया गया। और दोस्तों, ये कैपेसिटी को बिल्ड किया गया US एयरफोर्स के जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम और L3 हैरियर टेक्नोलॉजी ग्रुप के द्वारा। MQ-9 रीपर और उसके साथ ये नया सिस्टम को इंटीग्रेट करके इन अनमैन एरियल व्हीकलों को फ्लाई एयरफोर्स के 26वां वेपन स्क्वाड्रन द्वारा किया गया। इवन इसके अलावा पैरेलली यूरोप के कंपनियों के द्वारा बनाया हुआ एडवांस बैटल मैनेजमेंट सिस्टमों का भी परीक्षण को किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो रीपर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम है ये असल में एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम पेलोड है जिसका इस्तेमाल से जियो लोकेशन सिग्नेचर को कलेक्ट किया जा सकता है और साथ में ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से दुश्मन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली नजर रख सकेगा। इस तरीके के इक्विपमेंटों का इस्तेमाल रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों में करने के बाद रीपर का कैपेबिलिटी जहाँ पे पहले के तुलना में बढ़ गया है तो वहीं पे अब रीपर अनमैन एरियल व्हीकल दुश्मन से कहीं दूर रह के दुश्मन के ऊपर सर्वेलेंस भी कर सकेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस परीक्षण का और एक हिस्सा यह भी था कि एयरक्राफ्टों के द्वारा हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट डिजिटल रिकॉर्डर को भी फ्लाई किया जाए ताकि मल्टी स्पेक्ट्रम टारगेटिंग पोर्ट द्वारा डेटा को इसमें स्टोर किया जा सके और इसका इस्तेमाल फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टमों को डेवलप करने में किया जा सके। इवन दोस्तों, 21 अप्रैल के दिन US एयरफोर्स के लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा यह भी अनाउंस किया गया है कि रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों को फ्यूचर में और घातक बनाने के लिए और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा ताकि ये अलग अलग मिशनों में भी इस्तेमाल हो सके और संभावित ये इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल करना भी इसी का ही एक हिस्सा था। दोस्तों, अब चलिए वीडियो का तीसरा अपडेट मतलब रशिया की न्यूक्लियर पावर सबमरीन के बारे में जानते हैं। 19 अप्रैल 2021 के तास न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक रशियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट 09851 काव्रावस्क न्यूक्लियर सबमरीन जो कि बेसिकली पोसाइडन अनमैन अंडर वाटर व्हीकलों
को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। संभावित सितंबर से दिसंबर के बीच में इसे फ्लोट किया जाए। इवन दोस्तों न्यूज एजेंसी का यह भी कहना है कि इस सबमरीन के जो फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट है ये कई महीना डिले हो चुका है, जबकि पहले इसे मई महीने में ही फ्लोट किया जाना था। कवरावर्स रशियन नेवी का ऐसा दूसरा सबमरीन होगा जो पोसाइडन अनमैन अंडर वाटर व्हीकलों को कैरी कर सकेगा, जबकि इससे पहले प्रोजेक्ट 09852 बेलगोरोड सबमरीन को निर्माण किया गया था जो ऐसे पोसाइडन व्हीकलों को कैरी कर सकता है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत मतलब कवरावर्स प्रोजेक्ट के तहत जिन सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है वो असल में बोरी क्लास के सबमरीनों के बेस पे ही डिजाइन किया गया है, लेकिन यह सिग्निफिकेंटली काफी छोटा है क्योंकि इसमें बोरी क्लास के जैसे बैलिस्टिक मिसाइल के सेगमेंट को नहीं रखा गया। दोस्तों सबमरीनों का वजन 10,000 टन के आसपास हो सकता है और ये 30 से 32 नॉट के रफ्तार से ट्रैवल कर सकेगा। इवन ये सबमरीन 500 मीटर के गहराई तक जा सकेगा और 100 क्रू मेंबर के साथ 120 दिन तक लगातार समुद्र में तैर सकेगा। दोस्तों इन सबमरीनों में बेसिकली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के जगह में लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर टॉर्पेडो और अनमैन अंडर वाटर व्हीकलों के साथ कुछ लैंड अटैक और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को फिट किया गया है। सबरबॉस प्रोजेक्ट के तहत रशिया द्वारा टोटल 4 ऐसे सबमरीनों को निर्माण किया जाएगा जो आने वाले समय में रशियन अंडर वाटर कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगा। दोस्तों अब चलिए वीडियो का चौथा अपडेट मतलब लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के बारे में जानते हैं। हाल ही में लॉकहीड मार्टिन के द्वारा एक प्रेस रिलीज के तहत जानकारी दिया गया है कि अप्रैल के महीने में ही लॉकहीड मार्टिन और ऑस्ट्रेलियन थेल्स के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके तहत लॉकहीड मार्टिन ऑस्ट्रेलियन गाइडेड मिसाइल वेपन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा और साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप भी होगा। दोस्तों इस पार्टनरशिप के तहत लॉकहीड मार्टिन और थेल्स ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लॉकहीड मार्टिन के तरफ से बनाया हुआ लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइलों के ज्वाइंट डिजाइन डेवलपमेंट और प्रोडक्शन किया जाएगा। और दोस्तों ये मिसाइल एयर लॉन्च वेरिएंट नहीं बल्कि सरफेस लॉन्च वेरिएंट होगा जिसपे एडिशनल बूस्टर और रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा और इन्हीं टेक्नोलॉजी को लेके दोनों देशों के कंपनियों के बीच में समझौता हुआ है। दोस्तों बीते कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया के तरफ से अपने खुद के मिसाइलों के डेवलपमेंट का बात उठाया जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया संभावित इन्हीं कारणों के साथ लॉकहीड मार्टिन के साथ इस तरीके के समझौते के तहत आगे बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया अपना कैपेबिलिटी को मजबूत करना चाहता है और खास करके लॉन्ग रेंज में एंटी शिप कैपेबिलिटी मजबूत करना चाहता है ताकि रीजन में ऑस्ट्रेलिया को जो खतरा है उससे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाया हुआ एक ऐसा घातक मिसाइल है जो काफी लो विजिबिलिटी के साथ फ्लाई कर सकता है और दुश्मन के टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लंबे दूरी से तबाह कर सकता है। दोस्तों AGM 158C LRASM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल 2018 में ही सर्विस में लाया गया था। फिलहाल इसका इस्तेमाल यूएस नेवी के अलावा यूएस एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों इन हथियारों का वजन 1100 किलोग्राम है जबकि इसका बूस्टर के साथ वजन 2000 किलोग्राम तक हो सकता है और इसमें करीबन 450 किलोग्राम के ब्लास्ट फ्रेगमेंटेड वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है जो एक ही वार में किसी भी बड़े आकार के जहाज को भी तबाह कर सकता है। रफ्तार के मामले में इन मिसाइलों को कहा जाता है कि एक हाई सबसोनिक मिसाइल है, मतलब ये माक 1 के रफ्तार से थोड़ा कम रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ इसके लॉन्च प्लेटफॉर्मों को लेकर कहा जाता है कि इसे FA-18 सुपर हॉर्नेट, B-1B, F-35 और बोइंग P-8 पोसाइडन जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा दागा जा सकता है, जबकि जमीन में इसे दागने के लिए मार्क 41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों का आवश्यकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।